Hello friends, welcome to our YouTube channel Deserve Computer Center. My name is गीता वर्मा. आज के इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुली एडवांस अटेंडेंस विद सैलरी शीट तैयार करना. तो जो विजिटर्स आज हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी इससे पिछली वीडियो जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल समझाया था उसे भी समझकर आएँ, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोस के बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहे. चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेसन. तो हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं जिसमें कि आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे होंगे. इसमें हम इस शीट को शुरू करते हैं. सबसे पहले अटेंडेंस विद सैलरी शीट तैयार करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को रखना पड़ेगा. जैसे हमने फर्स्ट हेडिंग रख लेते हैं एम्प्लॉयर नंबर, उसके बाद हमने लिख लिया एम्प्लॉयर नेम, उसके बाद हमने एक हेडिंग नेक्स्ट तैयार कर लेनी है फादर नेम, ईएसआई नंबर, पीएफ नंबर, डेजिग्नेशन. उसके बाद हमने डबल क्लिक से अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर लेना है. डबल क्लिक से जिस कॉलम को जितनी जगह लेनी होगी वो ऑटोमेटिक खुद ही ले लेगा. इतना करने के बाद आप इस सेंटर अलाइनमेंट से अपनी हेडिंग्स को सेंटर में कर लें. इतना करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करनी है, जैसे कि एम्प्लॉयर नंबर 001 हम लिख देते हैं. इतना करने के बाद हम इसे ड्रैग कर लेते हैं एम्प्लॉयर नंबर 6 तक. उसके बाद हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयर नेम्स के साथ. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नाम लिख दिया राजकुमार सिंह, तो ये हमने अपने एम्प्लॉयर्स की सारी डिटेल्स को ऐड कर लिया है. इतना करने के बाद हमने जैसे कि यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमने OT लिखा, यहाँ पे हमने GT लिखा. तो ये हमने कुछ डेट्स तैयार कर ली हैं. जैसे कि आप 1 तारीख में मेंशन कर सकते हैं. कोई एम्प्लॉयर अगर प्रेजेंट रहता है तो आप P मेंशन कर दें, A मेंशन कर दें एब्सेंट के लिए, H मेंशन कर दें हाफ डे के लिए, L मेंशन कर दें लीव डे के लिए. ऐसे करते करते आप अपने पूरे मंथ की अटेंडेंस एक तैयार कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने 1 OT GT पे क्लिक किया, आपने इसको ड्रैग टूल से आगे की तरफ ड्रैग करते हुए 30 तक ले जाना है. देखिए इस तरीके से हम आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से आपने पूरा 30 OT GT तक मेंटेन करना है. लेफ्ट एरो की से वापस आप फर्स्ट पे आ जाइए. उसके बाद हम आपको सिखा 1 तारीख को जो भी एम्प्लॉयर्स आएंगे वो इसमें आ जाएगा. 1 तारीख को जो एम्प्लॉयर्स ओवर टाइम लगाएंगे वो OT के कॉलम में आ जाएगा. जो एम्प्लॉयर गेट पास लेकर बाहर जाएंगे वो GT के कॉलम में आ जाएगा. लेकिन आपको पता है उस दिन तो एक ही रहेगा, या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने फर्स्ट डे को मर्ज किया और यहाँ पे हमने फर्स्ट डे को मान लीजिए मेंशन हमने कर दिया संडे से. हम फर्स्ट डे क्या करेंगे, छुट्टी रख देंगे. तो हमने क्या कर लेना है, ओनली संडे लिखा और इसको इस तरीके से ड्रैग करते हुए बिल्कुल 30 तक ले जाते हैं. तो हमने यहाँ से 30 OT GT तक रख लिया. वापिस से लेफ्ट एरो की से फर्स्ट पे आ जाते हैं. अब हम क्या करेंगे, सभी को ऑल बॉर्डर करेंगे. देखिए बॉर्डर करने का एक तरीका है कि अगर आप किसी भी लिखे हुए कर्सर में रहकर कंट्रोल के साथ A सिलेक्ट करते हैं तो टोटली आपका डेटा सिलेक्ट हो चुका है जिस एरिया में आपको लिखना है. आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपने कर देना बॉर्डर में जाकर ऑल बॉर्डर. ऑल बॉर्डर करने से आपको हर तरफ से बॉर्डर क्रिएट हो जाएंगे. आपने उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद आपने जो संडे वाले डेज हैं उनको हाईलाइट करना है. जैसे पहले कैसे हाईलाइट करेंगे, पहले आपने इसे मर्ज नहीं करना. अगर आप मर्ज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारे सेल्स का एक सेल बन जाएगा. कंट्रोल Z से अंडू करते हैं. आपने मर्ज एंड सेंटर को साइड से ओपन करना है और यहाँ से आपने मर्ज अक्रॉस कर देना है. ऐसा करने से आपको सभी तरफ संडे मिल जाएंगे. अब आपने आगे आना है और यहाँ से भी आपने 8 OT GT वाले एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको भी मर्ज अक्रॉस कर देना है. नेक्स्ट आ जाते हैं आगे की तरफ. तो इस तरीके से आपके सारे संडेज हमने मर्ज अक्रॉस कर दिए. इसके बाद आपने इसके बीच में लिखना है ऑफ. ऑफ लिखकर आपने ड्रैग कर देना है ताकि पता लगे. सारे ऑफ लिखकर रेडी हो चुके हैं. इतना करने के बाद आपने डेटा एंटर करना स्टार्ट कर देना है. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट. फर्स्ट एम्प्लॉयर जैसे प्रेजेंट है, दूसरा एब्सेंट है, तीसरा हाफ डे पे है, फिर प्रेजेंट है. मान लीजिए अगला एम्प्लॉयर लीव पे है, फिर अगला एम्प्लॉयर प्रेजेंट पे है. अब आपने ओवर टाइम फिल करना स्टार्ट करना है. देखिए ओवर टाइम फिल करने का तो रूल यही होता है कि जो एम्प्लॉयर आया है
वही ओवर टाइम लगा सकता है। मान लीजिए फर्स्ट एम्प्लॉयर ने 4 घंटे ओवर टाइम लगाया 2 तारीख को, और सेकंड एम्प्लॉयर ने नहीं लगाया क्योंकि वो तो वैसे ही एब्सेंट था, तो एब्सेंट वाला तो आया ही नहीं, तो वो ओवर टाइम कहाँ से लगाया था, उसके लिए 0 वैल्यू आ जाएगी। हाफ डे वाला जो एम्प्लॉयर है उसने अपने खुद के घंटे पूरे नहीं किए 2 तारीख को, तो उसके लिए भी ओवर टाइम वैल्यू 0 रहेगी। प्रेजेंट वाले हो सकता है इस एम्प्लॉयर ने लगाया हो, या हो सकता है प्रेजेंट रहने के बावजूद भी इस एम्प्लॉयर ने ओवर टाइम ना लगाया हो, ऐसे में लीव डे भी 0 रहेगा, और प्रेजेंट डे हो सकता है आपने 1 ओवर टाइम लगाया हो। उसके बाद जीटी का मतलब गेट पास। अब कौन सा एम्प्लॉयर कितने घंटे गेट से बाहर रहा है, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट एम्प्लॉयर प्रेजेंट है वो उस दिन 2 घंटे गेट से बाहर भी था, एब्सेंट वाला तो डेफिनेटली 0 रहेगा क्योंकि वो तो आया ही नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे हाफ डे वाले ने हाफ डे भी लगाया, और हो सकता है उस दौरान वो 1 घंटा गेट से बाहर हो, तो आपने आगे चलकर 1 आवर की सैलरी डिडक्ट करनी है। ऐसे ही मान लीजिए वो 2 घंटे ओवर टाइम लगा के गया, 3 घंटे ओवर टाइम लगा के गया, लीव डे वाला तो आया ही नहीं था, तो उसके लिए भी डेफिनेटली वैल्यू 0 रहेगी। और प्रेजेंट डे वाला हो सकता है इसने भी ये ना गया हो गेट से बाहर। ऐसे करते करते आपने जो पूरी 30 डेज तक की जो है डेटा जो है मेंटेन कर ले, तो अब आपका ये डेटा जो है तैयार हो चुका है। अब हम इस डेटा को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा सामने की स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। जैसे हमने ये फर्स्ट हेडिंग है, जैसे ये डेटा है कुछ एम्प्लॉयर्स का, इसको थोड़ा एक हेडिंग कलर दे देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको ब्लैक कलर दे दिया, इसके फोन्ट्स को वाइट दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इस जगह से इसको सेंटर कर देते हैं, इधर से इसको मिडल कर देते हैं। इतना करने के बाद जो हमारे डेज हैं, आपको एक चीज़ अब हम समझाते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में कॉलम्स को एडजस्ट करना बताया था, जैसे कि हमने डबल क्लिक करने से इस कॉलम को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो कॉलम्स जिनको हमें एडजस्ट करना है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि आपने 1 OTGT से लेकर फुली 30 OTGT तक पहले इसे सिलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट फीचर दिखाई दे रहा होगा, जिसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिया जाता है ऑटो फिट कॉलम विथ। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसा करने से सारे जो कॉलम्स हैं वो खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। आपने इनको एक बार सेंटर अलाइनमेंट करना है ताकि देखने में ये भी सुंदर लगे। अब आपने अपने डेज की जो हेडिंग है इनको भी थोड़ा डेकोरेट रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से कलर कर रहे हैं, लाइट येलो कलर का हम कलर कर देते हैं, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके संडे हैं, देखिए अब आपको संडेज जो हैं एक ही जैसे हाईलाइट रखने पड़ेंगे। एक जैसे हाईलाइट करने से देखने में ये अच्छे लगेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस ऑफ को ले लिया, अब मैं चाहती हूँ दूसरा भी एक ही साथ हो जाए। आपने कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना, उसके बाद आप इस एरिया को भी कवर कर सकते हैं, इस एरिया को भी कवर कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपने इस एरिया को छोड़ना है, और इसको भी 2 कॉलम को ले लेना है, एंड लास्ट 29 वाले संडे को भी आपने उठा लेना है। इतना करने के बाद आपने इसको भी हाईलाइट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप थोड़ा लाइट येलो से कर दीजिए और बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर वाइट कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा कलर कीजिए ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो, अच्छे से दिखने में बन जाए। उसके बाद देखिए अब आपका डाटा देखने में अच्छा लगने लग गया। अब हम हेडिंग्स को तैयार करना शुरू करते हैं, या वो हेडिंग्स हम जिसे कह सकते हैं जो आपको सैलरी देने में हेल्पफुल रहेंगी। जैसे हमने ये जो 2 कॉलम्स हैं इनको मर्ज करना है, आपने मर्ज किया, देखिए ये एक सेट तैयार हो गया। ऐसे ही आपने दूसरे 2 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करना है। आप सभी मर्ज नहीं करना चाहते, आप कॉर्नर में इसे पकड़िए और ड्रैग करते हुए आगे ले जाइए। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए काफ़ी मर्ज कर लिए हैं, थोड़े एक्स्ट्रा होंगे तो बाद में हम इसे अनमर्ज कर देंगे। कुछ हेडिंग्स हमने तैयार करते रहना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे रखते हैं कर्सर को, हम तैयार करते हैं फर्स्ट हेडिंग। अब हम शुरू करते हैं पे हेड्स को तैयार करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमने लिखा टोटल डेज, नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखा बेसिक सैलरी, टोटल प्रेजेंट डेज, टोटल एब्सेंट डेज, टोटल हाफ डेज, टोटल ऑफ डेज, टोटल लीव डेज। ऐसे करते करते हमने इन एरिया को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आप व्रैप कर सकते हैं। व्रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है कि आपके कॉलम्स को बड़ा करने के बजाय आप उसको अप एंड डाउन मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली हेडिंग, टोटल लीव डेज के बाद आ जाता है टोटल वर्किंग डेज, वर्किंग डेज के बाद आ जाएगा पर डे इनकम, फिर आ जाएगा आपका
1 day working hours, per hour income, gross salary, total OT hours, total OT income, total GT hours, total GT डिडक्शन एंड नेट सैलरी। उसके बाद आ जाएंगे कुछ अर्निंग पे हेड्स, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, टोटल अर्निंग, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोवाइडेड फंड। प्रोवाइडेड फंड के बाद आप लिखिए टोटल डिडक्शन। उसके बाद आपने लिख देना है इन हैंड सैलरी। अब आपने यहाँ से लेकर सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट रखते हुए ब्रैप टेक्स्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपने पूरी हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए, इनको भी आप बोल्ड कर दीजिए, कोई एक आप कलर दे दीजिए ताकि हेडिंग्स आपकी देखने में थोड़ी सुंदर लगे। उसके बाद आप एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे कि फॉर्मूला बार में आपको टोटल पूरा प्रेजेंट डेज दिखाई दे रहा होगा, जबकि यहाँ पे ओनली टोटल प्रेजेंट है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आपने 7th रो और 8th रो के बीच में जाना। देखिए कुछ ऐसा साइन आएगा। ऐसा करने से आप अपनी रो को पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे तो काफ़ी हद तक देखिए आपको अच्छे से दिखाई देने लग गया है। टोटल प्रेजेंट डे आपको एक ही सेल में दिखाई दे रहा है। अब आप एक चीज़ और देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए टोटल वर्किंग डेज का जो जी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपने CZ कॉलम के बीच जाना और हल्का सा उठा के एडजस्ट कर देना है, जितना कि आपको लगे कि जी इतने एरिया में कवर हो जाएगा। ऐसा करते करते आपने सभी कॉलम्स को सेट कर देना है। तो अब आपके सारे कॉलम सेट हो चुके हैं। आपने इस पूरे डेटाबेस में दोबारा से कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे तो देखिए पूरा डेटाबेस अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी खाली जगह पर क्लिक करके कंट्रोल A करेंगे तो पूरी शीट सिलेक्ट होगी। अगर आप किसी लिखी हुई जगह में क्लिक करके कंट्रोल A करेंगे तो केवल आपका लिखा हुआ एरिया ही सिलेक्शन में आएगा और आपने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। अब हम शुरू करते हैं फॉर्मूला। जैसा कि टोटल डेज में आपने ओनली लिखा 30 और 30 को पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए, सब तरफ 30 आ जाएगा, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक मैन्युअली है वैल्यू की आपने 30 डेज की सैलरी देनी है। अब आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी को आपने 12,000 सैलरी दे दी है, किसी को 15,000 दे दीजिए, किसी को 25,000 दे दी, किसी को 30,000 दे देते हैं। तो इस तरीके से आपने सभी की सैलरी जो है यूज़र डिफाइन कर देगा। अब आपने आगे सीखना है टोटल प्रेजेंट डेज। तो टोटल प्रेजेंट डेज देखिए ये एक रेंज है। अगर हम आपको बताएं कि ये आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर है जिसका नाम है मिस्टर राम सिंह, जिनके फादर का नेम है मिस्टर मोहन सिंह, ये ESI नंबर है, PF नंबर है और वो हमारी कंपनी में अकाउंटेंट है। जैसा कि जो राम सिंह है पहली तारीख को नहीं आए क्योंकि कंपनी ऑफ थी, 2 तारीख को आए, 3 तारीख को एब्सेंट थे, 4 तारीख को भी एब्सेंट थे, 5 को आए, 6 को आए, 7 को हाफ डे पे थे, 8 को नहीं आए, फिर से कंपनी बंद थी। तो कुछ इस तरीके से करते करते उनका पूरा मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें उन्हें सैलरी देनी है, लेकिन सैलरी देने से पहले आपको पता है कि हमें उनके डेज को हिसाब में रखना पड़ेगा कि वो कितने दिन कंपनी में आए या कितने दिन नहीं आए। आपने उनकी टोटल प्रेजेंट डेज जो है काउंट करवानी है। एक्सेल में आपको पता है मोस्टली फॉर्मूला से हर एक वैल्यू को निकाला जाता है ताकि आपका बर्डन कम हो। तो आपने काउंट करना है। देखिए ये उनकी रेंज है, इस रेंज में डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो कहीं पर P है, कहीं पर A है, कहीं पे H है, कहीं पे L है, कहीं पे ऑफ है, कहीं पे OT है, तो कहीं पे GT है। लेकिन आपसे अभी हम ये कह रहे हैं कि बताइए कि केवल वो प्रेजेंट कितने दिन रहे हैं। तो रेंज में से केवल एक ही वैल्यू को काउंट करना है जिसका नाम है P। ऐसे में आपने गिनती करनी है तो गिनती को इंग्लिश में बोलते हैं काउंट करना, लेकिन काउंटिंग की भी कंडीशन है कि मुझे रेंज में डिफरेंट वैल्यूज में से केवल P को ही काउंट करना है। तो ऐसे में आपको काउंट इफ लगाना पड़ेगा। जब आप इक्वल्स टू के साथ COUNT काउंट इफ एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा रेंज।
रेंज में क्या होता है कि आपने इस GT से, ये जो 1 है यहाँ से आपने यहाँ तक की एक रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इतना डेटा आपने सिलेक्ट किया, इतना करने के बाद आपने लगाना है कोमा, क्योंकि देखिए ये आपका सिंटेक्स है। एक्सेल में देखिए अभी आपको दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, रेंज एंड क्राइटेरिया, दोनों में से हाईलाइट है रेंज, तो आपने रेंज तो बता दी। आगे क्राइटेरिया मेंशन करवाने के लिए आपको पहले कोमा का साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्राइटेरिया में आपने डबल इन्वाइटेड कोमा में जिसे काउंट करना है, जैसे कि हमने बी को काउंट करना है तो हमने पी लिख दिया और डबल इन्वाइटेड कोमा क्लोज करके एंटर कर दिया। तो जो फर्स्ट आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी कंपनी में 50 डेज प्रेजेंट रहे हैं। ऐसा करने के बाद आपने उनके एब्सेंट डेज फाइंड आउट करने हैं, आपने सेम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है, एक्टिवेट करना है, फिर से ये आपसे रेंज पूछ रहा है, तो ये है आपकी रेंज। तो आपके फर्स्ट एम्प्लॉय की रेंज तो पहली वाली सेम ही रहेगी, आपने कोमा लगाना है, डबल इन्वाइटेड कोमा लगा के ए लिखकर उसे डबल इन्वाइटेड कोमा से ही क्लोज करके एंटर कर देना है। आपके एम्प्लॉयर फर्स्ट मंथ में 6 डेज एब्सेंट रहे। ऐसे ही आपने हाफ डे काउंट करना है, इक्वल्स टू COUNT काउंट इफ से आपने काउंट इफ लगाना है। इसी तरीके से आपने रेंज को फुली एक्टिवेट करना है और आपने इस तरीके से डेटा सिलेक्ट कर लेना है और कोमा लगाना है, डबल क्लिक में H लिख के क्लोज करके एंटर कर देना है। इस तरीके से आपको पता लग गया कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो 2 दिन हाफ डे पे रहा है। इसी तरीके से आपने कंपनी में उसके ऑफ डेज की काउंटिंग करवानी है। तो आपने फुली, वैसे तो आपको पता है कि 5 डेज है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में अगर 5 नहीं 4 होंगे तो वो ऑटोमेटिक 4 ले लेगा। कोमा लगाना है, डबल इन्वाइटेड कोमा में आपने यहाँ पे ऑफ लिख के डबल इन्वाइटेड कोमा क्लोज करके एंटर कर देना। तो आपका एम्प्लॉयर 5 डेज कंपनी में प्रेजेंट रहा है। तो हमारी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, लीव डे निकालना है। इक्वल्स टू के साथ आपने यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। काउंट इफ के फॉर्मूला के बाद फिर से आपने इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। अब की बार आपने इस रेंज में से लीव डे वाले डेज को साइड करना है। तो डबल क्लिक कोट का साइन लगा के आपने एल लिखना है, डबल इन्वाइटेड कोमा क्लोज करके एंटर कर देना। तो आपके एम्प्लॉयर की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है। अब हम आपको यहाँ पर एक चेंजेस बताएंगे, जो कि चेंजेस होंगे आपके हाफ डे में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर 15 दिन प्रेजेंट रहा, 15 दिन का मतलब कि वो पूरा 15 दिन लगा कर गया है, 6 दिन नहीं आया है, 5 दिन कंपनी बंद थी, 1 दिन वो लीव पे था। तो अब हम बात करते हैं हाफ डे की। अब जैसे कि हाफ डे की बात करते हैं, अब यहाँ पर हम इक्वल्स टू से, अब जैसे कि रहा हाफ डे में, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 2 क्यों आया, तो आप बोलोगे कि मैम रेंज में 2 जगह पर H होगा जिस वजह से यहाँ पर 2 आ गया। तो जबकि मुझे पता है कि H का मतलब होता है हाफ डे। हाफ डे का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर ने आधा दिन काम किया है और आधा दिन काम नहीं किया। इट मीन्स कि आधे दिन की सैलरी उसे मिलेगी और आधे दिन की सैलरी उसे नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी तक आप क्या करते आए हैं, आपने इक्वल्स टू के साथ काउंट का फॉर्मूला लगाया, काउंट इफ लगाया, आपने इस प्रॉपर रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। आपने हमेशा यही करते आ रहे हैं और आपने रेंज के बाद कोमा लगाना है, डबल इन्वाइटेड कोमा में H लिखकर डबल इन्वाइटेड कोमा क्लोज करके एंटर कर देना है। देखिए यहाँ रेंज में आपको 2 जगह दिखा रहा है कि मतलब कि 2 जगह में रेंज में H लिखा होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H है और भी कहीं पे H होगा। तो हमें तो ये पता है ना कि H का मतलब क्या होता है, हाफ डे। और हाफ डे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 H लिखे, आपको पता है कि यहाँ पे ये 1 वैल्यू ले रहा है, ये 1 वैल्यू ले रहा है, तो आंसर हमें क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। जबकि आपको पता है कि 1 नहीं है, ये 1 का हाफ 0.5 है, 0.5 है, तो आंसर आना चाहिए 1। नहीं समझे? जैसा कि हाफ डे का फुल डे तो हो गया 1 और हाफ डे का मतलब हो गया आधा, 1 का आधा हो गया 0.5, और यहाँ पर उसने 2 दिन हाफ डे लगाया, मतलब कि 0.5 डे उसने वर्क किया। इट मीन्स कि 1 दिन पूरा हो गया, तो 1 दिन की सैलरी उसको मिलेगी और 1 दिन की कटेगी। तो ऐसे में आपने अभी फॉर्मूला को ये बताना है कि आप जिस H को 1 मानकर काउंट कर रहे हैं, उस H को आप आधा मानकर काउंट कीजिए। आपने क्या करना है, देखिए फॉर्मूला बार में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ओनली 0.5 लगाकर एंटर कर देना। ऐसे में देखिए यहाँ पर जहाँ पे पहले 2 आ रहा था, वहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आपको सभी एम्प्लॉयर्स की मेंटेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक का निकालिए और इस ड्रैग टूल से पकड़ के सभी के लिए ड्रैग कर दें, तो आपकी एक ही बार में सभी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए ये है एक्सेल का काम। इस तरीके से आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। अब आ जाइए टोटल वर्किंग डेज पे।
टोटल वर्किंग डेज का मतलब होता है कि बताइए कि कुल मिलाकर आपके एम्प्लॉयर्स ने कितने दिन काम किया। ऐसे में आपको काउंट इफ का अब फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि रेंज में 5 अल्फ़ाबेट थे, प्रेजेंट था, एब्सेंट था, हाफ डे था, लीव डे था, ऑफ डे था। अब जो भी था वो सब आपके सामने आ चुके हैं। अब इन्हीं को मिलाकर बताइए कि आपने कौन कौन से दिनों की सैलरी एम्प्लॉयर को देनी है। मैं ओनली इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी, और आपको पता है ये जो आपका एम्प्लॉयर 16 दिन प्रेजेंट रहा है तो इसकी तो सैलरी मिलेगी, आपने प्लस का साइन लगाना है। एब्सेंट को नहीं लेना है, क्योंकि एब्सेंट वो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से हुआ है। हाफ डे भले ही आधा दिन काम किया, लेकिन किया तो है तो सैलरी मिलेगी, तो हाफ डे को भी आपने प्लस में रखना है, प्लस। और ऑफ डे कंपनी बंद थी, एम्प्लॉयर ने तो नहीं छुट्टी मारती, तो संडे की भी सैलरी पे की जाती है, तो आपने संडे को भी जो ऑफ डे है वर्किंग दिनों में ही लेने हैं, और लीव को भी आपने छोड़ देना है, क्योंकि लीव और एब्सेंट एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से करता है और आपने एंटर करते हैं ना। तो कुल मिलाकर 22 दिनों की सैलरी आपने अपने एम्प्लॉयर को देनी है। इसी तरीके से ड्रैग करके आपको आपके सभी एम्प्लॉयर्स की पता लग जाएगी। पर डे इनकम, पर डे का मतलब हो गया एक दिन की इनकम। देखिए, एक दिन की इनकम निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए पहले आपकी एक महीने की इनकम। तो एक महीने की इनकम पहले एम्प्लॉयर की है 12,000 रुपये। आपको पता है कि उसको 12,000 रुपये कब मिलेगा, जब वो 30 दिन काम करेगा तब उसको 12,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि अगर आपका एम्प्लॉयर 30 दिन काम करके 12,000 रुपये ले रहा है, तो अगर आपको एक दिन की देखनी होगी तो आपने आपस में इन दोनों को डिवाइड कर देना है, मतलब कि भाग कर देना है। आपने कैसे कर देना है, देखिए, आपने बराबर का साइन लगाया और ये आपने अपने बेसिक सैलरी को ले लिया, और ये स्लैश का साइन जिसे हम भाग के लिए यूज़ करते हैं, और आपने 30 को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। ऐसे में आपको एक दिन की सैलरी 400 रुपये आ जाती है। कहने का मतलब अगर आप 400 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी 12,000 आएगा, और 12,000 को 30 से अगर आप भाग करके देखेंगे तो 400 आ जाएगा। अब मैं ड्रैग कर देती हूँ ताकि मुझे सभी की पर डे इनकम पता लग जाए। इतना करने के बाद अब आपको ये पूछ रहा है 1 डे वर्किंग आवर। कहने का मतलब एक दिन में किए जाने वाले घंटे। तो आपको पता है कि एक दिन में किए जाने वाले घंटे होते हैं 8, तो सभी के लिए ये घंटे 8 ही रहेंगे, तो आपने पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो ये चीज़ मैंने मैन्युअली लिखी, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक रूल है कि एक दिन में एम्प्लॉयर्स को 8 घंटे काम करना होता है। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अगर आपका एम्प्लॉयर एक महीना काम करेगा तो आपने उसको 12,000 रुपये देना है, अगर वो एक दिन काम करेगा तो आपने उसको 400 रुपये देना है, और अगर आप उसने एक दिन कम काम किया तो आप उसकी सैलरी से 400 रुपये काटोगे भी। तो खैर, अभी आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है पर आवर इनकम की, कह रहा है कि एक घंटे की इनकम बताइए कितनी है। तो एक घंटे की इनकम देखने के लिए आपको पहले एक दिन की पता होनी चाहिए, जैसा कि आप अभी निकाल के हटे हैं। जैसे कि एक दिन की इनकम है 400 रुपये, और 400 रुपये आपको कब मिलेगा, जब आपने 8 घंटे काम कर लिया। और अगर एक दिन की इनकम आपकी 400 रुपये है, 8 घंटे काम करके अगर आप 400 रुपये कमा रहे हैं, एक दिन की देखने के लिए आपने 400 को भाग दे देना है 8 से और एंटर कर देना है। ऐसा करने से आपको पता लग गई कि एक दिन की इनकम आपकी कितनी हो गई है, 400 रुपये, और एक घंटे की इनकम हो गई है आपकी 50 रुपये। ऐसा ड्रैग करने से आपको सभी के पर आवर की इनकम पता लग जाएगी। जैसे यहाँ की 62 रुपये 5 पैसे, 104 रुपये समथिंग पैसे, इस तरीके से आपको सभी के पर आवर की इनकम पता लग गई है। अब आपने देखिए, एक चीज़ है मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है कि मैंने यहाँ पे टोटल वर्किंग आर्ट्स नहीं लिखा। ये खैर मैंने उस टाइम पे अपनी मर्जी से छोड़ा, ताकि आपको मैं सिखा सकूं कि अगर आप कोई डेटा मेंटेन करते समय कुछ भूल गए हैं तो अगर आपने उसको बीच में ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। देखिए, अब मुझे पर आवर इनकम के बाद एक हेडिंग चाहिए थी जिसका नाम था टोटल वर्किंग आवर्स, ताकि मुझे पता लगे कि एम्प्लॉयर्स ने कुल मिलाकर कितने घंटे काम किया है। तो ऐसे में मुझे ये जो ग्रॉस सैलरी वाला कॉलम है इसे आगे की तरफ धकेलना है। जैसे ये डी कॉलम है, देखिए आपने यहाँ पे जाके देखिए कुछ ऐसा साइन आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और फॉर्मूला बार में के ऊपर होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर एक फीचर मिलेगा इंसर्ट का, आपने इस इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो वो चीज़ अपने आप से खाली हो जाएगी और ग्रॉस सैलरी आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब आपने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करना है, और इसके अंदर आपने अपनी हेडिंग लिख देनी है जो भी आपको मिसिंग लग रही है। जैसे कि हमारी हेडिंग रह गई है टोटल वर्किंग आवर्स। देखिए, इस तरीके से ये मेंटेन हो चुका है। थोड़ा सा आप इस कॉलम को एडजस्ट कर लें ताकि जी जो है वर्किंग के साथ लग जाए।
अब आपने बताना है। तो इसी तरीके से खैर बच्चे आप रो भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 11 नंबर रो खाली चाहिए, तो आपने 11 के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए बीच में आपकी रो इंसर्ट हो गया। अब आप इसमें किसी भी एम्प्लॉयर का डेटा ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें किसी भी एम्प्लॉयर का डेटा ऐड कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल ऐड करके बैक कर देती हूँ। अब आते हैं आपके टोटल वर्किंग आवर्स पे। आपको पता है कि एक दिन में एम्प्लॉयर्स को काम करने चाहिए 8 घंटे। अगर 2 दिन वो काम करेगा तो 16 घंटे की सैलरी हो गई, 3 दिन वो काम करेगा तो 24 घंटे की सैलरी हो गई। अगर आपका एम्प्लॉयर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो हमें उसको देनी है 22 दिनों की सैलरी। कि अगर एक दिन की सैलरी 8 है तो 22 दिनों की देखने के लिए हम क्या करेंगे, 22 को और 8 को आपस में गुना कर देंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाकर 22 को गुना कर देंगे 8 से और एंटर कर देंगे, तो 176 घंटे की सैलरी हो गई। अब 176 घंटे की सैलरी देने के लिए आपको 1 घंटे की पता होनी चाहिए, आपने निकाली थी पीछे। 1 घंटे की सैलरी है आपके 50 रुपए, जो कि 400 को 8 से भाग करने पे आई थी। तो आप अगर 176 को गुना कर देंगे 50 से तो आपके सामने निकल गई है 8800 रुपये उसकी ग्रॉस सैलरी। आप दोनों को पकड़ के ड्रैग कर दें। ऐसा करने से आपका फर्स्ट पार्ट अटेंडेंस विद सैलरी शीट का खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जिसमें वो आपसे पूछ रहा है टोटल ओटी आवर्स। मतलब कि कह रहा है कि बताइए कि इस एम्प्लॉयर को अब आपने ओवर टाइम की इनकम देनी है। अब ओवर टाइम की इनकम देने से पहले ये तो पता लगे कि कितने घंटों का मुझे ओवर टाइम देना है उसे। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट एम्प्लॉयर की रेंज है, जो कि मिस्टर राम सिंह है, जिनकी रेंज में जीटी भी है और ओटी भी है, लेकिन फॉर्मूला भी आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल ओटी आवर्स बताएं। आपको पता है कि रेंज में ओटी भी है, जीटी भी है, तो मुझे अब इनको जोड़ना है। जोड़ना सिर्फ लेकिन केवल मुझे ओटी वाले आवर्स को ही है। ऐसे में जोड़ने के लिए एक्सेल में यूज किया जाता है सम का फॉर्मूला। जब आप इक्वल्स टू के साथ सम लगाएंगे तो सबसे पहला सिंटेक्स आएगा रेंज, फिर आएगा क्राइटेरिया एंड फिर आएगा सम रेंज। अब हमें इस सिंटेक्स को फॉलो करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल्स टू के साथ आपने यहाँ पे लगाया सम इफ का फॉर्मूला। तो जब आप सम इफ एक्टिवेट करते हैं और उसको टैब करेंगे, सबसे पहले आएगा रेंज। आपने रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप पीछे गए, आपकी रेंज ये है, इस जीटी से लेकर आप बिल्कुल पीछे तक जाना है। ये आपके फर्स्ट एम्प्लॉय की रेंज है, इसको आपने सिलेक्ट किया, कोमा लगाना है। और अब वो आपसे देखो क्या पूछ रहा है। अब वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। डबल इन्वर्टेड कोमा में आपने अपना क्राइटेरिया बताना है ओटी और कोमा लगा देना है। और सम रेंज क्या है, फर्स्ट एम्प्लॉयर की मुझे सम करवानी है रेंज को। अब मुझे सम रेंज अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर की इस फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और 30 तक रखते हुए जाकर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर 34 आवर्स उसके ओवर टाइम की पता लग चुकी है कि उसने 34 आवर्स ओवर टाइम किया है। ऐसे ही अगर सेकंड एम्प्लॉयर का आप देखना चाहते हैं तो वापस से आपने सम इफ लगाकर एक्टिवेट करना है और फर्स्ट रेंज जो है आपने फिर से जीटी से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाया और डबल कोट में आपने फिर से ओटी लिया, क्लोज कर दिया और फिर कोमा लगाने के बाद आपने यहाँ पर सम रेंज। अब आपने सेकेंड एम्प्लॉयर को सिलेक्ट कर लेना है। सेकेंड एम्प्लॉयर है आपका ये वाला। ऐसे ही बच्चे फर्स्ट और सेकेंड स्टेप तो हर बार यही रहेगा। थर्ड स्टेप में हर बार रेंज चेंज हो जाएगी जिस भी एम्प्लॉयर की आपने करनी है। अगर हम बात करते हैं टोटल ओवरटाइम इनकम की, लेकिन इससे पहले हम इसको ड्रैग करके बताते हैं। देखिए आपने उसको ड्रैग किया, अब ये क्या हुआ, सभी की वैल्यूज 0 0 आ गई। अब जबकि 0 कैसे हो सकती है, मैंने तो सभी की वैल्यूज फिल कर रखी है, तो ये क्या हुआ। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि ये आपका फॉर्मूला रेंज है। अब मैं आप ध्यान से ऊपर देखिए, जैसे यहाँ पे आपको G7 से लेकर CR7 तक दिखाई दे रहा है। अगर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ तो वहां पर भी G7 से लेकर CR7 तक है, लेकिन लास्ट वाली रेंज में G8 है और यहाँ पर G9 है। कहने का मतलब ये दोनों तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला G7, इधर भी G7, इधर भी CR7 है और इधर भी CR7 है। और ड्रैग करने के बाद भी देखो, ड्रैग हमने किया था तो यहाँ से देखो G8 हो गया है, ये G9 हो गया है, ये G10 हो गया, जबकि
मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे तो हर बार G7 ही ड्रैग होने के बाद चाहिए था, क्योंकि हर बार जो रेंज है हम तो हर बार यही रेंज लेंगे ना पहली बार में, बस तीसरे नंबर पर एम्प्लॉयर की रेंज चेंज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ सेट करनी है कि ड्रैग करने के बाद, ताकि जो G7 है वो G7 रहे। अब देखिए फॉर्मूला बार में हम यहाँ पे G7 के ऊपर क्लिक करते हैं कि कीबोर्ड का F4 बटन दबाएंगे तो ये सेल फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने का साइन क्या है कि इसके आसपास में डॉलर के साइन लग चुके हैं। ऐसे ही CR7 भी ड्रैग होने के बाद मुझे यही चाहिए, तो आपने F4 से इसे फिक्स कर देना है और आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए अब मैं जब इसको पकड़ के ड्रैग करूंगी तो सभी के ओवरटाइम आपको वन टाइम में ही प्रोवाइड हो जाएंगे। टोटल ओटी इनकम क्या है? टोटल ओटी इनकम निकालने के लिए आपने जितने घंटे ओवरटाइम लगाया है को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 घंटे की सैलरी से, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे की सैलरी उसकी 50 रुपये है, 2 घंटे काम करने के 100 रुपये हैं, 3 घंटे काम करने के 150 रुपये हैं। ऐसे ही उसने 34 आवर्स ओवरटाइम लगाया है, तो हमने 34 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 50 से और एंटर कर देना है, तो 1700 रुपये उसका ओवरटाइम बनता है। ऐसे ही ड्रैग करके आपको सभी का ओवरटाइम पता लग जाएगा। तो जैसे ही आपने ओटी निकालना सीखा है वैसे ही आपने जीटी भी निकालना है, सम इफ के फॉर्मूला से एक्टिवेट करना। अब हम आपको यहीं पे थोड़ा एडवांस तरीका बता देते हैं, जैसे कि इसमें भी हर बार तो रेंज यही वाली लेनी है और ड्रैग करने के बाद भी इसका एड्रेस यही रहना चाहिए, तो आप कोमा लगाने से पहले ही कीबोर्ड का F4 कर दे ताकि आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े करने की। कोमा लगाया और डबल कोड में पहली बार आप ओटी लिख रहे थे, अब की बार आप जीटी करना चाहते हैं तो जीटी लिखना, मतलब कि मैंने तो जीटी लिखा हुआ रेंज में, अगर आप जीटी की जगह पे जीपी लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा ताकि एक्सेल आपकी बात को समझ आए। अब आ जाती है सम रेंज, तो फर्स्ट एम्प्लॉय की रेंज ले लेते हैं, तो ये आ गए आपके 26 जीटी के 8 से, ये देखिए 26 घंटे आ गए और आपने पकड़ के ड्रैग कर देना। ऐसे में देखिए वन टाइम में आपको सभी का पता लग गया, क्योंकि मैंने पहली बार में उसको फिक्स कर दिया था। अब मैंने इक्वल्स टू के साथ 26 घंटे की सैलरी उस एम्प्लॉयर की काटनी है, क्योंकि वो 26 घंटे गेट से बाहर रहा है। अब मैंने 26 को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 50 को सिलेक्ट कर देना और एंटर कर देना। तो ऐसा करने से देखिए अब जैसे 50 को अगर 34 से मल्टीप्लाई किया 1700, देखिए 34 घंटे की तो सैलरी मिलनी थी तो वो इनकम बन गई। अब 26 घंटों की सैलरी कटनी थी तो वो डिडक्शंस हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसी 1300 को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना है। देखिए पहले मैंने आपको ग्रॉस निकालना सिखाया था, 8800 रुपये आपका ग्रॉस निकला था, और आपने अब 8800 में से 1300 रुपये लेस करके उस एम्प्लॉयर को देना है। जैसे कि वो तो गेट पास की डिडक्शंस कट जाएगी ना, 8800 को मल्टीप्लाई माइनस कर देना है, 8800 को माइनस कर देना है 1300 से और एंटर कर देना है। ऐसा करके 7500 रुपये उसकी नेट सैलरी बनती है। इस तरीके से आपने ड्रैग कर देना है। आपका अटेंडेंस विद सैलरी शीट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ग्रॉस सैलरी तक का, सेकंड पार्ट हो गया आपका ओवर टाइम, थर्ड पार्ट हो गया आपका जीटी। और अब हम आते हैं हाउस रेंट अलाउंस पे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, पीछे जितने भी पॉइंट्स आपको गए हैं या पूरी अटेंडेंस विद सैलरी शीट आप ध्यान से समझिए और आप रिपीट पे देखिएगा इस चीज़ को, तभी आपको एक बार में बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब आप खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको साथ के साथ खुद समझ आ जाएगा। एक चीज़ हम आपको मेन बताते, अब जैसे हमने यहाँ पे इक्वल्स टू के साथ आपको फॉर्मूला सिखाया था सम इफ का, तो बच्चे यहाँ पर जो रेंज है, ये जो सिंटेक्स है इसे समझना बहुत कंपल्सरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तभी मैं आपको इनके साथ साथ पढ़ कर आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको सिंटेक्स समझ आए, क्योंकि एक्सेल में मेन होता है सिंटेक्स समझना। तो आप समझते रहिए, कोई भी अगर दिक्कत आएगी, कभी भी दिक्कत आती है, किसी भी टॉपिक पे दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल लूँ। जितने ईजी तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ उतने ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। अब हम आगे आते हैं अपने हाउस रेंट अलाउंस पे। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है घर का किराया, या जो एक फैसिलिटी होती है जो कंपनी के एम्प्लॉयर्स को कंपनी की तरफ से दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक डिपेंडेड वैल्यू है कि हर किसी को ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करती है एम्प्लॉयर की सैलरी के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम कहते हैं कि अगर हमारी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयर जो कि सैलरी ले रहा है 25,000 या उससे ज़्यादा, तो हमने उनको 2-2 हज़ार रुपये हाउस रेंट देना है। और जो भी एम्प्लॉयर 25,000 से कम कमा रहा है, बेसिक सैलरी का मतलब कि ये वैल्यू कह रही है कि अगर इस वैल्यू में कोई भी एम्प्लॉयर 25,000 या उससे ज़्यादा की सैलरी ले रहा है तो उसको 2,000 रुपये मिलेगा।
तो जो भी उससे कम कमा रहा है उसको 0 रुपये मिलेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक जाने की देखेंगे कि कौन सैलरी 25,000 या उससे ज़्यादा ले रहा है, को 2,000 दे दो, कौन कम ले रहा है को 0 दे दो। हम ये बात फॉर्मूला को बताएंगे, सारी सिरदर्दी फॉर्मूला की रहेगी, जिसको देना होगा वो खुद देगा। जैसा कि आपको पता लग गया कि हम जो बात कर रहे हैं कंडीशनल है, कि हाउस रेंट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी सैलरी 25,000 या उससे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ जिसका हिंदी मीनिंग होता है यदि, और हम भी तो यही कह रहे हैं कि यदि सैलरी होती है तो मिले, नहीं होती है तो ना मिले, सो इफ का फॉर्मूला लगेगा। इफ का फॉर्मूला जब आप एक्टिवेट करेंगे, सबसे पहले ये बताएगा लॉजिकल टेस्ट, फिर आपको बोलेगा वैल्यू इफ ट्रू, फिर आपसे ये बोलेगा वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिक का मतलब जिस पे आपका पूरा रिजल्ट डिपेंडेड है। जैसा कि लॉजिक क्या है, ये आपका बेसिक सैलरी। आपने क्या कहना है कि अगर इस सेल में लिखी गई वैल्यू, देखिए फॉर्मूला बार में, अगर इस सेल में लिखी गई वैल्यू डजंट मैटर, यहाँ पे 12,000 है, आपने बस इतना बोलना है कि अगर इस सेल में लिखी गई वैल्यू ज़्यादा होती है, आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है। आपको पता होगा कि ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, और बराबर भी होती है, कितने के ज़्यादा और कितने के बराबर, 25,000 के ज़्यादा और 25,000 के बराबर। तो ऐसा करने से ज़्यादा वाले को भी मिलेगी और बराबर वाले को भी मिलेगी, कोमा। अब वो कह रहा है कि अगर आपका बताया गया लॉजिक वैल्यू अगर ट्रू होती है तो मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो मुझे इसे 2,000 रुपये देना है, और अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो मैंने इसे 0 देना है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 0 वैल्यू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सैलरी जो है वो 12,000 रुपये है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इसकी सैलरी 25,000 रुपये कर देती हूँ, तो अपने आप ही उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। अब हम आते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए ड्रैग करने के बाद किस किस को मिल रही है, सिर्फ इस एम्प्लॉयर को नहीं मिल रही, क्योंकि इसकी सैलरी कितनी है, बाकी तो सारे 25 से ऊपर है, सिर्फ ये 15,000 वाला है। इट मीन्स कि इसको नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए अगर मैं इसकी सैलरी, फर्स्ट एम्प्लॉयर की सैलरी 12,000 रुपये कर देती हूँ और एंटर किया, देखिए वहाँ पे अपने आप 0 हो गया। मान लीजिए मैं इसकी सैलरी भी 15,000 कर देती हूँ और यहाँ पे देखिए इसकी भी 0 हो गई है। तो ये एक ऑटोमेटिक सैलरी शीट है कि आपको सिर्फ वन टाइम ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इन फ्यूचर का काम खत्म हो जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है ट्रैवल करना। जब एक कंपनी में कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है तो कंपनी ही उसके डिपार्टमेंट के लिए तेल पानी का खर्चा उठाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये फैसिलिटी किन लोगों को देंगे, तो हम ये फैसिलिटी देंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को। तो जो भी तेल का खर्चा होगा वो कंपनी ही उठाएगी, या कोई भी ट्रैवल करना, कंपनी की तरफ से कहीं पे जाना आना, उस सब का खर्चा कंपनी देगी, ठीक है। तो हम ये एक मार्केटिंग के लिए मानकर चलते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इक्वल्स टू इफ एक्टिवेट, और यहाँ पर एक लॉजिक डिपेंड करते हैं कि अगर हमारी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी ना कम ना ज़्यादा, सिर्फ बराबर ले रहा है, कितनी बराबर ले रहा है, 12,000। मान लीजिए हमने एक 12,000 पैकेज सेट किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए, कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर 12,000 की सैलरी ले रहा है कोमा, और अगर ये बात सही होती है तो हमने उनको 4-4 हज़ार रुपये देना है तेल पानी का खर्चा, और अगर नहीं होगा तो 0 देना है। अब देखिए उसकी सैलरी 12,000 थी तो मिल गया। अगर हम आगे की दिखाएंगे, अब जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको ड्रैग किया पकड़कर, अगर मैंने इसको ड्रैग कर देती हूँ यहाँ से, देखिए बाकियों को नहीं मिली, क्योंकि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर दूसरा है ही नहीं जो 12,000 की सैलरी ले रहा है। तो केवल एक ही एम्प्लॉयर है, उसको 4,000 रुपये तेल के लिए दे दिए जाएंगे। डेयरनेस लॉस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, और ये किस एम्प्लॉयर को दी जाएगी, ये भी कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है। हर साल आपको कंपनीज को एक पेमेंट दिया जाता है, 1 लाख हो सकता है, 90,000 हो सकता है, और वही जो अमाउंट है वो थोड़ी थोड़ी करके हर एक एम्प्लॉयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि हम जो महंगाई भत्ता है देंगे उन लोगों को जिनकी सैलरी 15,000 से कम है। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमें फिर से इफ़ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमने एक कंडीशनल बात कर दी है कि अगर ये बेसिक सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, कम होती है, तो हमें लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा, और इक्वल का भी। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे, फिर सिर्फ 15,000 से, अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो सिर्फ 15,000 से नीचे वाले को मिलेगी, लेकिन 15,000 वाले को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 15 वाले को भी मिले तो आपको लेस देन के साइन के बाद यहाँ पे बराबर का साइन भी लगाना पड़ेगा, तो वो 15,000 से नीचे वाले को भी देगा कोमा। और अगर ये चीज़ सही होती है तो हमने उसको 500 रुपये देना है, और अगर ये चीज़ गलत होती है तो हमने उसको 0 देना है और एंटर कर देना है। देखिए अब उसकी सैलरी 15,000 है, 15,000 से नीचे थी तो 12,000 थी, तो देखो 500 मिल गया, और इतने एम्प्लॉयर्स हैं जो 15 या 15 से नीचे ले रहे हैं, उन सबको मिल गया। टोटल अर्निंग में आपने उन सारी वैल्यूज को प्लस कर देना है जो कि आपको लगता है कि एम्प्लॉयर को मिलनी चाहिए। जैसे डेयरनेस लॉस बिल्कुल मिलेगा, ट्रैवलिंग लॉस
ये भी मिलेगा। और हाउस रेंट भले ही यहाँ पे 0 है लेकिन प्लस में रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ कोई वैल्यू आए तो ऑटोमेटिक खुद ही प्लस हो जाए। और ये जो नेट सैलरी है ये भी प्लस कर देना है। जीटी डिडक्शन आपने नेट में कटवा दिया। उसके बाद ये जो आपका ओवर टाइम इनकम है ये भी ग्रॉस नहीं लेनी है बच्चे, क्योंकि आपको याद होगा कि ये चीज़ मैंने पहले ही जीटी में से डिडक्ट करवा के नेट में ले आई थी। और यहाँ पे ओवर टाइम इनकम, नेट सैलरी, हाउस रेंट, डे अर्नर्स लॉन्स, ट्रैवलिंग लॉन्स, इन सभी को प्लस करके एंटर कर देना है। तो 13,700 रुपये आपके फर्स्ट एम्प्लॉयर की सैलरी है। ईएसआई जिसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ये एक मेडिकल पर्पस के रिगार्डिंग पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर की सैलरी से हर मंथ डिडक्ट की जाती है। अब ये पेमेंट कुछ परसेंटेज के हिसाब से डिडक्ट की जाती है, जैसे कि इक्वल्स टू हमने ये बोला है कि उस एम्प्लॉयर की बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5% की रूल है कि हमारी कंपनी में 5% कटेगा। तो आपने क्या करना है, बराबर का साइन लगाकर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 5% और एंटर कर देना है। ऐसा करने से उसकी सैलरी का 5% 600 रुपये है तो वो 600 रुपये अपने हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगे। ओवर टाइम के ईएसआई के बाद आता है आगे प्रोवाइडेड फंड। प्रोवाइडेड फंड का मतलब क्या होता है कि अपनी कंपनी जो क्या करती है कि हर महीने एम्प्लॉयर की सैलरी से पैसा डिडक्ट करके उसको जोड़ती है ताकि इन फ्यूचर उसके लिए वो पैसा काम आ सके। तो हमें हर महीने ये पैसा अपनी सैलरी से कटवाना होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी में रूल है कि प्रोवाइडेड फंड जो है सभी का 7% जो है डिडक्ट किया जाएगा। इक्वल टू के साथ आपने क्या करना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। ये बेसिक सैलरी ले ली आपने, मल्टीप्लाई बाय अपने 7 के साथ परसेंटेज का साइन लगाया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो 7% है 840 रुपये बन गया। अब आप आते हैं टोटल डिडक्शन पे। आपको पता है कि ऑन द स्पॉट 600 रुपये भी आपकी सैलरी से कटेगा और 840 भी आपकी सैलरी से कटेगा। तो आपने इक्वल्स टू के साइन के साथ 600 प्लस 840 और दोनों को एंटर कर देना है। तो 1440 रुपये आपका डिडक्शंस हो जाता है। इन हैंड सैलरी भी आप देख लीजिए, ये आपका लास्ट पॉइंट है जिसमें आपने क्या करना है कि पहले आपने 13,700 रुपये आपने अर्निंग देनी थी, लेकिन अब आप 1440 रुपये काट कर एम्प्लॉयर को देंगे। तो आपने क्या करना है, 13,700 माइनस कर देना है कितने से, 1440 रुपये। ऐसे में 12,260 रुपये उसकी मंथली इनकम बन गई है। आप इसी तरीके से ड्रैग करके सभी की वैल्यूज को ड्रैग कर दें ताकि सभी, आप एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए चारों को एक साथ सिलेक्ट किया और चारों को एक साथ पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी फुली एडवांस ऑटोमेटिक सैलरी शीट तैयार हो चुकी है। तो आप इस अटेंडेंस विद सैलरी शीट को अच्छे से समझ लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। जो बिगनर्स हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं या जो एम्प्लॉयर्स जॉब कर रहे हैं कंपनी में, वो भी इस तरीके से अपने स्टाफ की अटेंडेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं। और ये चीज़ बच्चे केवल आपको देखने से कभी नहीं आएगी, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की तब तक आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है। बाकी आप साथ के साथ जो है प्रैक्टिस भी करते, वीडियो भी प्ले करते करते अपने साथ में प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक एक पॉइंट आप मेरे साथ साथ आप भी चलते रहिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस जो है लगातार बनी रहे। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है या कोई भी ऐसा पॉइंट जो मैंने बीच में समझाया है जो आपको अच्छे से नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सिखाएंगे एक्सेल में यूज़ किए जाने वाले वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। तब तक आप इन फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।